लिखो बेटा, सब लोग कॉपी में हेडिंग लिखो, प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। सब लोग बेटा कॉपी में हेडिंग लिखो, प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। देखो बेटा, सब लोग बेटा कॉपी में हेडिंग लिख लो, प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। सबको स्क्रीन दिख रहा है भाई? टेल मी। यस सर। ठीक है, वॉइस से अब आप लोग मुझे रिप्लाई कर देना, वॉइस से रिप्लाई करना बेटा, क्योंकि मैं स्क्रीन शेयर करूंगा, बार बार इस स्क्रीन पे नहीं आऊंगा, तो वॉइस से मुझे रिप्लाई कर देना आप लोग। सब लोग कॉपी में हेडिंग लिखो, आज का टॉपिक प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। सब लोग आराम से ज्वाइन कर रहे हैं, प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। तो देखो बेटा, उससे पहले, प्यूरिफिकेशन से पहले मैं आपको एक बार फ्लैशबैक में ले जाता हूं। मैंने आपको कोलाइडल सॉल्यूशंस के दो टाइप बताए थे, एक लायोफिलिक और एक लायोफोबिक। याद है क्या सबको? लायोफिलिक और एक लायोफोबिक सॉल्व। लायोफिलिक और लायोफोबिक। लायोफोबिक सॉल्व के कितने कंपोनेंट्स होते हैं? तो मैंने बताया था किसी भी कोलाइडल सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट तो होंगे ही होंगे। कौन कौन से? एक को तो हम बोलते हैं डिस्पर्जन मीडियम, जो सॉल्वेंट की तरह बिहेव करता है। दूसरे को हम बोलते हैं डिस्पर्स्ड फेज, जो सॉल्यूट की तरह बिहेव करता है। और तीसरा क्या होता है? स्टेबिलाईजिंग एजेंट। थर्ड कंपोनेंट होता है स्टेबिलाईजिंग एजेंट। ये जो स्टेबिलाईजिंग एजेंट है, थर्ड कंपोनेंट जो है स्टेबिलाईजिंग एजेंट, ये अपने को सारे कोलाइडल सॉल्यूशन में नहीं चाहिए, ये सिर्फ लायोफोबिक में चाहिए। अब कौन बताएगा मुझे क्लास में कि लायोफोबिक सॉल्व्स में स्टेबिलाईजिंग एजेंट की नीड क्यों होती है? टेल मी बेटा, लायोफोबिक सॉल्व में स्टेबिलाईजिंग एजेंट की नीड क्यों होती है? व्हाई स्टेबिलाईजिंग एजेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर लायोफोबिक सॉल्व? बोलो भाई, कोई बताएगा क्या मुझे? मेरा साउंड आ रहा है क्या आप लोगों को? सर ड्यू टू वीक बॉन्डिंग। मेरा साउंड आ रहा है क्या, पहले तो ये बताओ। यस सर। यस ठीक सर। है, अब मुझे बताओ कि लायोफोबिक सॉल्व में स्टेबिलाईजिंग एजेंट की जरूरत क्यों होती है? तो इसलिए होती है क्योंकि ये जो दो कंपोनेंट हैं, डिस्पर्जन मीडियम और डिस्पर्स्ड फेज, इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो वीक होता है। एंड ड्यू टू वीक अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन डिस्पर्जन मीडियम एंड डिस्पर्स्ड फेज, इनका जो कोगुलेशन है, कोगुलेशन को मैंने प्रेसिपिटेशन भी कहा था। कोगुलेशन का मतलब होता है इन दोनों का एक दूसरे से अलग हो जाना। तो ड्यू टू वीक अट्रैक्शन फोर्स, इनका कोगुलेशन जो होता है वो इजी होता है, ये बड़े आराम से एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तो सिंस कोगुलेशन बड़ा इजी है, तो सॉल्यूशन को स्टेबल कैसे रखें? तो सॉल्यूशन की स्टेबिलिटी के लिए हम मिलाते हैं थर्ड एजेंट, दैट इज कॉल्ड स्टेबिलाईजिंग एजेंट। बात समझ में आ गई क्या आपको ये बात?
स्टेबिलाईजिंग एजेंट। लेकिन ध्यान ये रखना है कि स्टेबिलाईजिंग जो एजेंट आपको चाहिए उसका एक लिमिटेड अमाउंट ही चाहिए, ये जरूरत से ज्यादा नहीं चाहिए, इसका एक फिक्स्ड अमाउंट ही चाहिए। सपोज करो ये 1 ग्राम चाहिए तो ये 1 ग्राम ही होना चाहिए, 1 ग्राम से कम में भी काम नहीं होगा और 1 ग्राम से ज्यादा तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। स्टेबिलाईजिंग एजेंट की जो रिक्वायरमेंट होती है, जो नीड होती है, वो एक डेफिनेट अमाउंट में ही होती है। जरूरत से ज्यादा स्टेबिलाईजिंग एजेंट अपने को यूज में नहीं लेना है। अगर आप जरूरत से ज्यादा स्टेबिलाईजिंग एजेंट को यूज में लोगे तो जो एक्सेस अमाउंट ऑफ स्टेबिलाईजिंग एजेंट होगा that will behaves as impurity, that will behaves as impurity। I repeat, एक लायोफोबिक सॉल्व में, एक लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशन में डिस्पर्जन मीडियम एंड डिस्पर्स्ड फेज, इन दोनों के बीच का अट्रैक्शन फोर्स काफी वीक होता है। तो इन दोनों को बाइंड अप रखने के लिए, सॉल्यूशन की स्टेबिलिटी के लिए हम एक थर्ड सब्सटेंस और मिलाते हैं, दैट इज कॉल्ड स्टेबिलाईजिंग एजेंट। आपको ये समझना है कि स्टेबिलाईजिंग एजेंट का आपको एक डेफिनेट अमाउंट ही मिलाना है, ये जरूरत से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपने 1 ग्राम मिलाया है, अगर ये इसकी 1 ग्राम की नीड है तो सॉल्यूशन में ये 1 ग्राम ही होना चाहिए। अगर सपोज करो आपने इसको 1.5 ग्राम मिला दिया तो वो जो 0.5 ग्राम है वो सॉल्यूशन की स्टेबिलिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं होगा, बल्कि वो तो कोगुलेशन करवा देगा। यानी एक्स्ट्रा अमाउंट जो डाल रहे हो ना 0.5 ग्राम, वो सॉल्यूशन की स्टेबिलिटी को बिगाड़ देगा। कैसे बिगाड़ता है, ये बात की बात है, आप इस बात को बड़े ध्यान से समझो। स्टेबिलाईजिंग एजेंट स्टेबिलिटी के लिए जरूरी है और स्टेबिलाईजिंग एजेंट ही कोगुलेशन के लिए भी रेस्पॉन्सिबल है। कोगुलेशन का मतलब होता है स्टेबिलिटी खत्म होना। तो जिस चीज को हम स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए काम में ले रहे हैं, वही चीज स्टेबिलिटी को खत्म भी कर देगी, वही चीज स्टेबिलिटी को खत्म भी कर देगी। आपको सर ये क्या बात है, जिस चीज की जरूरत है वही नुकसानदायक है। बिल्कुल ठीक कह रहा हूं मैं कि जो चीज सॉल्यूशन की स्टेबिलिटी को मेंटेन करेगा वही चीज सॉल्यूशन की स्टेबिलिटी को खत्म भी कर देगा। तो पेज क्या है, पेज ये है कि ये अपने को एक डेफिनेट अमाउंट में ही चाहिए। अगर 1 ग्राम की नीड है तो 1 ग्राम ही चाहिए। अति उत्साह में आकर, एक्साइटेड होकर के इसको 1.5 ग्राम मत मिला देना। वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट आप मिलाओगे that is actually behaves as impurity and that is responsible for coagulation। ये एक्स्ट्रा अमाउंट स्टेबिलिटी को खत्म कर देगा। तो वी हैव टू required to remove such type of impurity and the process of removal of such impurity is called purification। उसको बोलते हैं प्यूरिफिकेशन। तो बेटा जो लेट ज्वाइन हो रहे हैं सुन लो, टॉपिक है अपना प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। तो प्यूरिफिकेशन में आपको इम्प्यूरिटी को रिमूव करना है। मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि इम्प्यूरिटी है क्या। इम्प्यूरिटी कोई नई चीज नहीं है। इम्प्यूरिटी इस स्टेबिलाईजिंग एजेंट की एक्स्ट्रा अमाउंट है, क्योंकि स्टेबिलाईजिंग एजेंट एक फिक्स्ड अमाउंट में ही चाहिए होता है। उससे ज्यादा अगर आपने स्टेबिलाईजिंग एजेंट मिला दिया तो ये एक्स्ट्रा अमाउंट जो होगा ये स्टेबिलिटी को खत्म कर देगा। और ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट है ना, दिस बिहेव्स एज इम्प्योरिटी, इसको अपने को रिमूव करना पड़ेगा। अगर स्टेबिलाईजिंग एजेंट अपने को 1 ग्राम ही चाहिए और सपोज करो आपने मिला दिया 1.5 ग्राम, तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट है ना 0.5 ग्राम, दिस इज इम्प्योरिटी। तो स्टेबिलाईजिंग एजेंट ही इम्प्योरिटी होता है, लेकिन स्टेबिलाईजिंग एजेंट का सारा अमाउंट इम्प्योरिटी नहीं होता। सारा अमाउंट इम्प्योरिटी होता तो मिलाते ही क्यों। स्टेबिलाईजिंग एजेंट तो रेस्पॉन्सिबल है स्टेबिलिटी के लिए, लेकिन एक्स्ट्रा अमाउंट रेस्पॉन्सिबल है अनस्टेबिलिटी के लिए।
तो वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट होता है ना स्टेबलाइजिंग एजेंट का, दैट इज कॉल्ड इम्प्योरिटी। क्या इतनी बात समझ में आ गई सबको? बोलो भाई। बेटा Yes, वॉइस sir. और हाथों हाथ जवाब दो कि जो एक्स्ट्रा अमाउंट होता है स्टेबलाइजिंग एजेंट का, अपने को इसी चीज को रिमूव करना है, क्योंकि जो एक्स्ट्रा अमाउंट होगा दैट विल बिहेव एज इम्प्योरिटी एंड दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इनस्टेबिलिटी ऑफ कोलाइड। ये स्टेबिलिटी को खत्म कर देगी। एक डेफिनेट अमाउंट तो चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए। ऐसे मान लो आपने कोई मेडिसिन ली, मेडिसिन जितनी चाहिए उतनी चाहिए। मान लो आपको 250 mg की टैबलेट चाहिए, तो आप 250 mg की टैबलेट ही लो। अगर आपने 1000 mg की टैबलेट ले ली तो फायदे की जगह नुकसान हो जाएगा। ऐसा ही यहाँ पर है कि 1 ग्राम स्टेबलाइजिंग एजेंट चाहिए तो 1 ग्राम ही चाहिए। अगर आपने 1.5 ग्राम मिला दिया तो फायदे की जगह नुकसान हो जाएगा, स्टेबिलिटी की जगह स्टेबिलिटी खत्म हो जाएगी। तो ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट मिला रहे हो ना आप 0.5 ग्राम, दिस विल बिहेव एज इम्प्योरिटी। इसी को बोलते हैं हम लोग इम्प्योरिटी। और अपने को ये एक्स्ट्रा 0.5 ग्राम निकालना है, अपने को यही एक्स्ट्रा 0.5 ग्राम रिमूव करना है। जिसको रिमूव करने का जो प्रोसेस होता है, सच प्रोसेसेस आर कॉल्ड प्योरिफिकेशन। उसको बोलते हैं प्योरिफिकेशन मेथड। मेरी बात समझ में आ गई? अब ये जो स्टेबलाइजिंग एजेंट होता है, इस पे थोड़ा ध्यान दो। इसका केमिकल नेचर क्या होता है, एक्चुअली है क्या ये? स्टेबलाइजिंग एजेंट के केमिकल नेचर की अगर बात करूं बेटा, केमिकली ये होते क्या है? तो केमिकली ये जो स्टेबलाइजिंग एजेंट होते हैं बेटा, ये एक्चुअली इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। केमिकली दीज आर इलेक्ट्रोलाइट्स। अब ये कौन बताएगा इलेक्ट्रोलाइट्स किसको बोलते हैं हम? किनको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स? विच शो डिसोसिएशन, which show dissociation into ions। ये वो चीज है जो अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाएं, आयोनाइज हो जाएं। जैसे ही आप इनका सॉल्यूशन तैयार करोगे, सॉल्यूशन स्टेट में या अपने आयनों में ब्रेक हो जाएं, जैसे NaCl, KCl। इलेक्ट्रोलाइट्स वो जो आयोनाइज हो जाएं, इलेक्ट्रोलाइट्स वो जो आयनों में डिसोसिएट हो जाएं। और अगर ये आयनों में डिसोसिएट हो जाएंगे तो इनका जो सॉल्यूशन होगा वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का मतलब उसकी वजह से करंट का फ्लो होगा, क्योंकि आयंस प्रेजेंट है, आयन मूव करेगा तो करंट का फ्लो होगा। ये बात समझ में आ रही है क्या आपको? तो जो स्टेबलाइजिंग एजेंट होता है उसका केमिकली अगर मैं नेचर देखूं कि ये है क्या, ये क्या होता है, तो दीज आर एक्चुअली इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब ऐसा सब्सटेंस जो आयोनाइज होता हो, जो अपने आयनों में ब्रेक हो जाता हो, उनको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोलाइट्स विच कैन डिसोसिएट इनटू आयंस। मेरी बात समझ में आ गई क्या बेटा? तो इलेक्ट्रोलाइट्स नाम की चीजें स्टेबलाइजिंग एजेंट की तरह काम करती हैं, लेकिन उनका डेफिनेट अमाउंट ही रिक्वायर्ड है। इससे एक्स्ट्रा अमाउंट अगर आपने मिला दिया तो वो एक्स्ट्रा अमाउंट अपने लिए इम्प्योरिटी की तरह काम करेगा, और आपको इसी इम्प्योरिटी को रिमूव करना है। और रिमूवल प्रोसेस को हम नाम दे रहे हैं प्योरिफिकेशन। टेल मी बेटा, इतना समझ में आ गया क्या? भाई साथ साथ जवाब दो, समझ में आ जाएगा क्या इतना? कुछ जवाब ही नहीं दे रहा, क्या बात है? इतना समझ में आ गया क्या भाई? बोलो भाई Yes, sir. सबको। चलो अब आगे समझो। अब मेथड में बढ़ने से पहले, कौन सा मेथड काम में लेते हैं, कैसे काम में लेते हैं, मेथड से बढ़ने से पहले आपको एक क्लासिफिकेशन पढ़ना है सब्सटेंस का। हम प्यूरिफिकेशन के लिए कौन सा मेथड यूज में लेंगे, उससे पहले हम कंपाउंड्स का एक क्लासिफिकेशन पढ़ लेते हैं। हालांकि ज्यादा काम में नहीं आता आजकल, लेकिन इसमें क्या गड़बड़ थी और क्यों ये काम में नहीं आता, तो पहले तो आप कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन देख लो। ये क्लासिफिकेशन कौन से बेसिस पे किया है हमने? ये क्लासिफिकेशन हमने किया है ऑन द बेसिस
on the basis of movement, on the basis of movement through SPM। नाम सुना है क्या SPM का? अरे भाई नाम सुना है क्या SPM का? पता ही नहीं क्या चक्कर है, आवाज नहीं आ रही क्या भाई आप लोगों को? SPM का नाम सुना है क्या? बोलो बेटा, साउंड नहीं आ रहा क्या? SPM का फुल फॉर्म होता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। क्या होता है फुल फॉर्म? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। भाई टेल मी, आपको मेरा साउंड आ रहा है क्या? आ रहा है सर। Yes, sir. तो आप लोग जवाब क्यों नहीं देते बेटा? मतलब बोलता जा रहा हूँ मैं, आप लोग जवाब ही नहीं दे रहे, क्या फायदा ऐसी क्लास के? मैसेज से रिप्लाई मत करो, क्योंकि मैं जब स्क्रीन शेयर करूंगा तो मैं वापस यहाँ नहीं आऊंगा। आप मुझे वॉइस से रिप्लाई करो, ठीक है भाई? ओके सर। ठीक है बेटा, चलो आगे चलते। एसपीएम का मतलब होता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। और अगर मैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से मूवमेंट चेक करूं, तो ऑन द बेसिस ऑफ मूवमेंट थ्रू एसपीएम, कंपाउंड्स कैन बी क्लासिफाइड अंडर टू कैटेगरीज। पहली कैटेगरी क्या होती है? पहली कैटेगरी होती है कोलाइड्स। मूवमेंट के बेसिस पर हम कंपाउंड्स का पहला टाइप तो बोलते हैं कोलाइड्स, और दूसरा टाइप हम बोलते हैं क्रिस्टलॉइड्स। दे आर आल्सो कॉल्ड एज क्रिस्टलॉइड्स। कोलाइड्स क्या होते हैं? विच कैन इजीली मूव थ्रू एसपीएम। कोलाइड्स क्या होते हैं, सॉरी, विच कैन नॉट इजीली मूव, विच कैन नॉट इजीली मूव थ्रू एसपीएम। इनका मूवमेंट एसपीएम से नहीं होगा, और इनका जो मूवमेंट होता है क्रिस्टलॉइड्स का, उनका मूवमेंट एसपीएम से हो जाता है। अगर मैं कोलाइड्स को एसपीएम के थ्रू पास करवाऊं, तो कोलाइड पार्टिकल्स का एसपीएम के थ्रू मूवमेंट नहीं होता। कोलाइडल पार्टिकल्स का साइज बड़ा होता है, और क्रिस्टलाइज जो सब्सटेंस है, क्रिस्टलॉइड्स जो होते हैं, दे कैन इजीली मूव थ्रू एसपीएम। इनका एसपीएम से इजीली मूवमेंट हो जाता है। लेकिन इसमें गड़बड़ क्या है? इस प्रिंसिपल को या इस क्लासिफिकेशन को बताया किसने था, उनका नाम बता देता हूं मैं। इस क्लासिफिकेशन को बताने वाले साइंटिस्ट थे ग्राहम। ये ग्राहम का क्लासिफिकेशन है। ऑन द बेसिस ऑफ ग्राहम, कंपाउंड्स कैन बी क्लासिफाइड अंडर टू कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ मूवमेंट थ्रू एसपीएम। फर्स्ट इज कोलाइड्स, सेकंड इज क्रिस्टलॉइड्स। कोलाइड्स कौन होते हैं? जो एसपीएम से पास नहीं हो सकते। क्रिस्टलाइड्स कौन होते हैं? जो एसपीएम से पास हो सकते हैं। लेकिन ये प्रिंसिपल, ये थ्योरी ज्यादा काम में नहीं आती, इसमें गड़बड़ है। इसमें गड़बड़ क्या है? कभी कभी कोई एक सब्सटेंस किसी एक कंडीशन में तो बिहेव करता है कोलाइड की तरह, और वही सब्सटेंस दूसरी कंडीशन में बिहेव करता है क्रिस्टलॉइड की तरह। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक सब्सटेंस को ले लेता हूं सोप। सोप को अगर मैं वाटर के साथ लूं, तो बताओ सोप का वाटर सॉल्यूशन कैसा होगा, कोलाइड या क्रिस्टलॉइड? टेल मी, सोप का वाटर सॉल्यूशन का बिहेवियर कैसा होगा, कोलाइड की तरह या क्रिस्टलॉइड की तरह? आपने पढ़ लिया मिसेल फॉर्मेशन। सोप वाटर के साथ मिसेल फॉर्म करते हैं, और मिसेल क्या होते हैं? मिसेल आर द टाइप ऑफ कोलाइड्स। तो सोप को अगर वाटर के साथ लूंगा तो बिहेवियर किसकी तरह है? कोलाइड्स की तरह है। लेकिन अगर मैं सोप को एल्कोहल के साथ लूं, सोप प्लस एल्कोहल, तो बिहेवियर किसकी तरह है? क्रिस्टलॉइड। यानी एक ही सब्सटेंस वाटर की प्रेजेंस में तो कोलाइडल बिहेवियर शो कर रहा है, और वही सब्सटेंस एल्कोहल की प्रेजेंस में क्रिस्टलॉइड बिहेवियर शो कर रहा है। तो इसका मतलब हम कंपाउंड्स को क्लासिफाई तो कर ही नहीं पा रहे। एक ही कंपाउंड एक कंडीशन में तो कोलाइड है,
और वही कंपाउंड दूसरी कंडीशन में क्रिस्टलॉइड है। इसीलिए हम इस क्लासिफिकेशन को ज्यादा काम में नहीं लेते। लेकिन एक चीज समझ में आ गई कि भाई कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो एसपीएम से पास हो सकते हैं, और कुछ सब्सटेंसेस ऐसे भी हो सकते हैं जो एसपीएम से पास नहीं हो सकते हैं। कंडीशंस अलग अलग हो सकती हैं। तो हमने सिर्फ इतना बोलना शुरू किया, द सब्सटेंसेस व्हिच कैन मूव थ्रू एसपीएम आर कॉल्ड crystalloids, and the substances which cannot move through SPM are called colloids. So this is the classification of compounds, substances on the basis of movement through SPM. ये बात समझ में आ गई बेटा? Yes, sir. अब सुनिए, Yes, sir. Yes, sir. हमारा जो स्टेबिलाईजिंग एजेंट था, जिसको मैंने अभी अभी बताया कि वो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। स्टेबिलाईजिंग एजेंट्स आर एक्चुअली इलेक्ट्रोलाइट्स। तो स्टेबिलाईजिंग एजेंट जो होते हैं वो एक्चुअली इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। अब सुन लो अच्छे से गौर से, इलेक्ट्रोलाइट्स का नेचर, इलेक्ट्रोलाइट्स का नेचर हमेशा, इलेक्ट्रोलाइट्स का नेचर हमेशा क्रिस्टलॉइड्स होता है। इलेक्ट्रोलाइट्स जो सब्सटेंसेस होते हैं लाइक NaCl, लाइक KCl, इनका जो वाटर सॉल्यूशन होगा, दे ऑलवेज बिहेव्स एज क्रिस्टलॉइड। मेरी बात समझ में आ गई क्या इतनी, कि इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं उनका एक्वस सॉल्यूशन हमेशा क्रिस्टलॉइड की तरह बिहेव करता है। अगर आप नमक को पानी में घोल दो और उसको आप एसपीएम से पास कराओ, तो सॉल्ट का पार्टिकल जो होगा, जो सॉल्ट पार्टिकल्स होंगे, सॉल्यूशंस के पार्टिकल जो होंगे, वो इजीली एचपीएम से पास हो जाएंगे। मेरी बात समझ में आ गई क्या? तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन बिहेव्स एज क्रिस्टलॉइड्स, ये हमेशा ध्यान रखना। ये हमारे प्यूरिफिकेशन का असली बेसिस है। इसी बेसिस पे करते हैं हम लोग प्यूरिफिकेशन, कि कुछ सब्सटेंसेस एसपीएम से पास हो सकते हैं और कुछ सब्सटेंसेस एसपीएम से पास नहीं हो सकते हैं। सिंस स्टेबलाइजिंग एजेंट आर इलेक्ट्रोलाइटिक इन नेचर, so they behaves as crystalloid behavior and can easily pass through SPM. Is it clear? Yes, sir. Clear बेटा? चलो आगे देखो, और आगे समझो बेटा। हम क्लासिफिकेशन क्या, प्यूरिफिकेशन कैसे करते हैं। तो प्यूरिफिकेशन के लिए जो पहला मेथड हम यूज में लेते हैं, दैट इज डायलिसिस। Dialysis is the first method of purification. डायलिसिस में क्या काम लेते हैं बेटा? डायलिसिस में कैसे करते हैं हम? डायलिसिस में हम एक्चुअली एक बैग यूज में, वी हैव टू यूज ए बैग। एक स्पेशल टाइप का बैग है ये। किसका बना होता है ये? ये बना होता है बेटा एनिमल मेम्ब्रेन, एनिमल मेम्ब्रेन या पर्चमेंट, पर्चमेंट मेम्ब्रेन, या इसको हम सेलोफेन भी कहते हैं, सेलोफेन। एनिमल मेम्ब्रेन या पर्चमेंट मेम्ब्रेन या सेलोफेन, दीज आर एक्चुअली एसपीएम। ये सब एसपीएम है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन एक एनिमल मेम्ब्रेन भी हो सकती है, एक पर्चमेंट मेम्ब्रेन भी हो सकती है, या सेलोफेन भी हो सकती है। दीज ऑल आर लाइक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो आप ये मान लो कि हमने एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का बैग यूज में लिया। इस बैग में आप, ये सपोज करो बैग है, इस बैग में आप उस सॉल्यूशन को भर दो जिसको आपको प्यूरिफाई करना है। ये है अपना कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन। इसको आपको प्यूरिफाई करना है। और कोलाइडल सॉल्यूशन में क्या प्रेजेंट है? इलेक्ट्रोलाइट, जिसको आप स्टेबलाइजिंग एजेंट कहते हो। और मैंने अभी आपसे कहा कि स्टेबलाइजिंग एजेंट
का एक्सेस अमाउंट जो है उसको बोलूंगा मैं इम्प्योरिटी। पूरे को नहीं बोलूंगा इम्प्योरिटी, सिर्फ एक्सेस अमाउंट को बोलूंगा। जैसे अगर ये 1 ग्राम चाहिए और सपोज करो सॉल्यूशन में ये 1.5 ग्राम है, तो इम्प्योरिटी कितनी होगी केवल? अगर आपको स्टेबलाइजिंग एजेंट 1 ग्राम 0.5 चाहिए और सॉल्यूशन में सपोज करो ये 1.5 ग्राम है, तो इम्प्योरिटी आपकी केवल कितनी होगी? 0.5 ग्राम। बस आपको 0.5 ग्राम स्टेबलाइजिंग एजेंट रिमूव करना है। पूरा 1.5 ग्राम रिमूव नहीं करना है, आपको केवल ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट है 0.5 ग्राम, बस वो रिमूव करना है। तो स्टेबलाइजिंग एजेंट का जो एक्स्ट्रा अमाउंट है, वो वाला जो कोलाइडल सॉल्यूशन है, उसको आप एक एसपीएम के बैग में ले लो। बैग को एक रस्सी ले लो, धागा ले लो, थ्रेड ले लो, उसकी हेल्प से एक आउटर कंटेनर में डुबो दो। ये आउटर कंटेनर है। इस आउटर कंटेनर में क्या भर दो? फ्रेश वाटर। इस आउटर कंटेनर में फ्रेश वाटर भर दो। तो बाहर वाले कंटेनर में तो फ्रेश वाटर है, और इसमें जो बैग लटका हुआ है उसमें दो चीजें प्रेजेंट है। एक तो कोलाइडल सॉल्यूशन यानी डिस्पर्स्ड फेज कोलाइडल रेंज में है, और एक स्टेबलाइजिंग एजेंट जो एक्चुअली इलेक्ट्रोलाइट है, और जिसका जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो अपने लिए इम्प्योरिटी है। बैग में दो चीजें हैं, बैग में कोलाइडल पार्टिकल्स भी है और बैग में इलेक्ट्रोलाइट पार्टिकल्स भी है। आप मुझे बताओ, जब आप इस बैग को एसपीएम जैसा बोल रहे हो और उसको आप एक फ्रेश वाटर के कंटेनर में डुबो कर रख दोगे, तो बैग से बाहर कौन सी चीजें आएंगी? क्या कोलाइडल और इलेक्ट्रोलाइट दोनों आएंगी, या कोलाइडल पार्टिकल बाहर आएगा, या इलेक्ट्रोलाइट बाहर आएगा? बाहर कौन से पार्टिकल आएंगे? इलेक्ट्रोलाइट। केवल इलेक्ट्रोलाइट। शाबाश, इलेक्ट्रोलाइट्स। बिल्कुल ठीक है। बैग में दो तरह के पार्टिकल हैं, बैग में कोलाइडल भी है, बैग में इलेक्ट्रोलाइट भी है। और अभी मैंने कहा था इलेक्ट्रोलाइट्स क्रिस्टलॉइड होते हैं, एंड क्रिस्टलॉइड्स कैन इजीली मूव थ्रू एसपीएम। तो अगर मैं बैग में कोलाइडल पार्टिकल को भी ले लूं और आपके इलेक्ट्रोलाइटिक पार्टिकल को भी ले लूं और उसको एक फ्रेश वाटर के कंटेनर में डुबो के रख दूं, तो बाहर जो पार्टिकल्स मूव करेंगे ना, वो केवल इलेक्ट्रोलाइट के पार्टिकल ही मूव करेंगे, कोलाइडल पार्टिकल्स मूव नहीं करेंगे। तो इलेक्ट्रोलाइट पार्टिकल धीरे धीरे डिफ्यूज होके बाहर आते जाएंगे। बस आपको एक चीज ध्यान रखनी है, सारा इलेक्ट्रोलाइट बाहर नहीं निकालना। कितना निकालना है? एक्स्ट्रा जो है Impurity 1.5 ग्राम। इम्प्योरिटी है। अगर आपको 1 ग्राम चाहिए और 1.5 ग्राम आपके सॉल्यूशन में है, तो आपको 0.5 ग्राम ही निकालना है, आपको पूरा 1.5 ग्राम नहीं निकालना है। अगर सपोज करो सारा निकल गया तो क्या हो जाएगा? सपोज करो सारा निकाल दो, पूरा 1.5 ग्राम निकाल दो, तो क्या हो जाएगा बेटा? तो क्या हो जाएगा? colloidal तो ये जो अपना कोलाइडल सॉल्यूशन था ना बैग में, क्योंकि इम्प्योरिटी सारी बाहर आ जाएगी। पूरा 1.5 ग्राम अगर मैं निकाल दूं तो फायदे की जगह नुकसान हो जाएगा। और क्या नुकसान हो जाएगा? नुकसान ये हो जाएगा कि अपने को जो कोलाइडल पार्टिकल मिलेगा इस बैग के अंदर, वो स्टेबल फॉर्म में नहीं मिलेगा, बल्कि उसका क्या हो चुका होगा? कोगुलेशन। यानी इसकी डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम अलग हो चुके होंगे, हमारे सॉल्यूशन की स्टेबिलिटी खत्म हो चुकी होगी। क्योंकि सॉल्यूशन की स्टेबिलिटी के लिए कौन जरूरी था? स्टेबलाइजिंग एजेंट। और आपने क्या किया? अपनी बेवकूफी से सारा ही इलेक्ट्रोलाइट बाहर निकाल दिया, सारा ही स्टेबलाइजिंग एजेंट बाहर निकाल दिया। मैं कह रहा हूं कि सारा बाहर नहीं निकालना, सिर्फ जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो बाहर निकालना है। बात समझ में आ रही है क्या आपको? यस सर। सर ठीक है। अब ध्यान दो बेटा, इस प्रोसेस पे एक्चुअली टाइम बहुत लगता है, 7-8 घंटे लग जाते हैं। डायलिसिस वर्ड सुना होगा आपने,
मूवीज में खूब वर्ड काम में आता है ये। कई बार सुना होगा, कोई हीरो है या कोई हीरोइन है या हीरो हीरोइन के पेरेंट्स वगैरह हैं या कोई रिश्तेदार है, कई बार वर्ड नहीं बोलते अपन, डायलिसिस पर है पेशेंट, पेशेंट डायलिसिस पे है। तो पेशेंट Yes, sir. डायलिसिस में क्या होता है, जिनकी किडनी फेलियर हो जाती है ना, कई बार सुना होगा किडनी फेल हो गई, तो जिनकी किडनी फेलियर हो जाती है, किडनी का क्या काम है, किडनी का काम यही है कि यूरिन में जो इंपॉर्टेंट पार्टिकल्स है उनको फिल्टर करने का काम करता है किडनी। और अगर किडनी किसी की फेल हो गई तो यूरिन के साथ में कुछ इंपॉर्टेंट आयंस जो है, इंपॉर्टेंट जो कंपाउंड्स है वो भी पास हो जाएंगे। और अगर यूरिन के साथ सारे इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स भी पास होने लग जाए तो बॉडी में उनकी कमी हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो किडनी फेलियर का मतलब ही होता है कि वो यूरिन में से इंपॉर्टेंट पार्टिकल को सेपरेट ही नहीं कर पा रहा, उसको बोलते हैं किडनी फेलियर। तो जो काम किडनी नहीं कर पाती, किडनी अगर फेलियर अगर हो गया तो फिर हम क्या करते हैं, उसको डायलिसिस से करवाते हैं। डायलिसिस में भी हम यही काम करते हैं, उसमें हम किडनी फेलियर जो हो गया है, किडनी ने जो काम करना बंद कर दिया है, उसको किसी मशीन की हेल्प से हम ये काम करवा रहे होते हैं, इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स को हम सेपरेट आउट कर रहे होते हैं फ्रॉम यूरिन, दैट इज कॉल्ड डायलिसिस। लेकिन सर एक बार वापस बता दो। डायलिसिस का मीनिंग क्या है, डायलिसिस का मीनिंग यही है कि आप दो चीजों में से एक चीज को सेपरेट करो। तो किडनी जो होती है ना, किडनी की जो मेम्ब्रेन होती है वो एक तरह का एसपीएम है। आप ये मान लो किडनी का मेम्ब्रेन एक तरह का एनिमल मेम्ब्रेन है। किडनी की मेम्ब्रेन क्या काम करती है, डायलिसिस का ही काम करती है। वो यूरिन में जो इंपॉर्टेंट मटेरियल होता है उसको फिल्टर करती है, उसको सेपरेट करती है। अगर यूरिन का इंपॉर्टेंट मटेरियल सेपरेट हो जाए तो केवल यूरिन पार्टिकल पास होगा, इंपॉर्टेंट मटेरियल पास नहीं होगा। लेकिन अगर किडनी फेलियर हो गया तो किडनी फेलियर का मतलब ही होता है कि वो यूरिन में से इंपॉर्टेंट मटेरियल को सेपरेट नहीं कर पा रहा। तो जैसे ही इंसान यूरिन करने जाएगा तो यूरिन के साथ साथ क्या होगा, उसका इंपॉर्टेंट मटेरियल भी बाहर जाएगा, जो इंपॉर्टेंट आयंस हैं, इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, वो भी पास हो जाएंगे। और अगर इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स, इंपॉर्टेंट आयंस यूरिन के साथ साथ पास हो जाएंगे तो बॉडी में कमी हो जाएगी, और बॉडी में उसकी कमी हो गई तो अल्टीमेटली डेथ हो जाएगी। इसको बोलते हैं हम किडनी फेलियर। तो जो काम किडनी नहीं कर पाती उसको हम डायलिसिस से करवाते हैं, किसी मशीन से करवाते हैं। वो जो मशीन है, वो जो एपरेटस है, उस एपरेटस को हम बोलते हैं डायलाइजर। क्या बोलते हैं उस एपरेटस को, उस एपरेटस को हम बोलते हैं डायलाइजर। और वहां जो मेथड यूज में आता है वो डायलिसिस ही मेथड यूज में आता है जिसको आप लोग पढ़ रहे हो। लेकिन डायलिसिस में क्या है, टाइम बहुत लगता है। करीब ये जो सेपरेशन होगा इस पे काफी टाइम लग जाएगा। मान लो ये काम 7 से 8 घंटे में हो रहा है और आप चाहते हैं कि ये काम आधे से 1 घंटे में हो जाए, स्पीड बढ़ानी है आपको। तो स्पीड बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा अरेंजमेंट कर देते हैं। एक्स्ट्रा अरेंजमेंट में क्या काम करना है, आपको उसी तरह से एक कंटेनर लेना है, वही फ्रेश वाटर है, वही आपका एनिमल मेम्ब्रेन का बैग है जिसमें कोलाइडल सॉल्यूशन है, तो थ्रेड से आपने इसको लटका दिया, सेम प्रोसेस है। बस एक काम एक्स्ट्रा क्या करना है, इस बाहर वाले कंटेनर में आपको इलेक्ट्रिकल प्लेटें लगानी है, पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेटें, और इनको आपको बैटरी से जोड़ देना है, करंट पास कराना है। करंट पास कराने से क्या, वही जो इलेक्ट्रिकल प्लेटें हैं, ये आपकी जो इम्प्यूरिटी बाहर आ रही हैं, जिसको मैंने अभी अभी क्या बोला था, इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स कौन होते हैं, जो आयनाइज होते हैं। आयनाइज होने पर कैटायन देते हैं और एनायन देते हैं। तो इस इलेक्ट्रोलाइटिक इम्प्यूरिटी को रिमूव करने के लिए, जल्दी रिमूव करने के लिए, वी हैव टू यूज इलेक्ट्रिकल प्लेट्स। हम इलेक्ट्रिकल प्लेट काम में लेते हैं, और करंट की हेल्प से जब हम इलेक्ट्रिकल प्लेट को यूज में लेते हैं, एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करते हैं, तो जो आयन पहले बाहर धीरे धीरे आ रहे थे ना, वो इन प्लेटों से अट्रैक्ट होकर तेजी से बाहर आएंगे। कैटायन विल मूव टुवर्ड कैथोड, एनायन विल मूव टुवर्ड एनोड। तो जो आयन पहले धीरे धीरे बाहर आ रहे थे, इलेक्ट्रिकल प्लेट लगाने पर वो तेजी से बाहर आएंगे और ये काम जल्दी हो जाएगा। एंड नाउ द प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस।
उस समय हम इस प्रोसेस को नाम देंगे इलेक्ट्रोडायलिसिस। बात समझ में आ गई क्या? डायलिसिस क्या होता है? यस सर। दिस इज डायलिसिस मेथड। Yes, sir. आगे देखो बेटा, इसको फटाफट से लिखो कॉपी में। सबसे पहले हेडिंग लिखो प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइड। प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइड। सर कितना स्पेस छोड़ना है? मैंने लेट ज्वाइन किया था आज। नहीं तो आज बेटा टॉपिक यही है, प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइड ही है। आज के टॉपिक की शुरुआत यहीं से हो रही है। तो लिखो बेटा प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइड, एरो करके लिखो, आर द मेथड्स ऑफ रिमूवल, are the methods of removal of excess amount of excess amount of electrolytic impurities, excess amount of electrolytic impurities which are actually electrolytic in nature, which are actually electrolytic in nature, electrolytic in nature, electrolytic in nature. लाइन चेंज करके लिखो, इंपॉर्टेंट मेथड्स ऑफ प्यूरिफिकेशन आर, लिखो बेटा, इंपॉर्टेंट मेथड्स ऑफ प्यूरिफिकेशन आर, इंपॉर्टेंट मेथड्स ऑफ प्यूरिफिकेशन आर, इंपॉर्टेंट मेथड्स ऑफ प्यूरिफिकेशन आर, फर्स्ट लिखो डायलिसिस, फर्स्ट लिखो डायलिसिस, डायलिसिस में लिखो बेटा एरो करके, which is based upon the principle, which is based upon the principle, डायलिसिस में लिखो which is based upon the principle that, which is based upon the principle that electrolytic impurities, that electrolytic impurities can easily pass through, electrolytic impurities can easily pass through parchment membrane, PARCHMENT, parchment membrane, or cellophane, CELLOPHANE, or cellophane, or animal membrane, parchment membrane or cellophane or animal membrane. But colloidal particles cannot. But colloidal particles cannot. तो इलेक्ट्रोलाइटिक इम्प्यूरिटीज हो एनिमल मेम्ब्रेन से पास हो जाती है, लेकिन जो कोलाइडल पार्टिकल्स है दे कैन नॉट पास। समझ में आ गया बेटा? लाइन चेंज करो। In this method, colloidal solution is taken in a bag. Colloidal solution is taken in a bag. Colloidal solution is taken in a bag of parchment membrane, of
parchment membrane, which is further kept in outer container, which is further kept in outer container, which is further kept in outer container having fresh water, in outer container having fresh water, due to which electrolytic impurities diffuse from bag to outer container, due to which electrolytic impurities diffuse from bag to outer container, and pure colloidal solution remains left in the bag, हो गया बेटा? हाँ बेटा, बिल्कुल ठीक है प्रिया सक्सेना। लाइन चेंज करो बेटा। Since speed of dialysis is very slow, hence to increase the rate of dialysis, electrical plates are used in outer container. Electrical plates are used in outer container which attract oppositely charged ions, of electrolytic impurities, and hence purification takes place rapidly. Now the process is called electrodialysis. Now the process is called electrodialysis. Now the process is called electrodialysis.